सोनिया के दहकते नरम होठों का एहसास जैसे ही बज़दान को हुआ, उसके दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। उसकी सांसें तेज हुई थीं। अचानक ही उसके हाथ सोनिया की कमर पर जाकर रुक गए थे, जबकि सोनिया भी। और फिर बज़दान भी बहकता चला गया था। वो भूल चुका था कि वो किसी का शौहर है। उसकी बीवी घर में उसका इंतजार कर रही है। माँ भी परेशान है और कब से उसे कॉल कर रही है। बजाय इसके कि वो घर जाता, उन दोनों को वक्त देता, वो सोनिया के साथ अपनी नई दुनिया बसाने में बिजी हो गया था। और शायद इसकी वजह ये थी कि उस वक्त सोनिया ने उसे वो ड्रिंक पिला दिया था जिससे वो मदहोश हो गया था और फिर सोचने समझने की क्षमता से वंचित होता चला गया। उसने एक पल के लिए भी ये न सोचा कि पिछले कुछ दिनों से सोनिया उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान क्यों हो रही है। वो उस पर अपना प्यार और मोहब्बतें क्यों निछावर कर रही है। वो पहले भी उसके पीछे रहती थी, मगर अब तो उसका ध्यान पहले से कहीं ज़्यादा उस पर बढ़ने लगा था। जब सुबह हुई तो सोनिया ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, चलो आज तो मेरे हाथों का नाश्ता करो। आज तुम अपनी बीवी को भी भूल जाओगे। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। बज़दान उठकर बैठ गया और रात की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। एक अजीब सी बेचैनी की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। वो उसके पीछे पीछे किचन में चला आया। सोनिया, हमारे बीच रात को जो कुछ हुआ, मुझे लगता है वो सही नहीं हुआ। वो उससे नजरें चुरा रहा था, जबकि सोनिया तो बहुत खुश थी। क्यों बज़दान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में सब जायज़ होता है। लेकिन सोनिया, तुम जानती हो ना, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ तुम अपनी बीवी को पसंद नहीं करते। एक ना एक दिन तुम उसे छोड़ दोगे और फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रिलैक्स यार, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ पल सोनिया को हैरान नज़रों से देखता रहा और फिर चुपचाप उसके फ्लैट से बिना नाश्ता किए चला आया। अब तो अक्सर ही उसकी रातें सोनिया के फ्लैट पर ही गुजरने लगी थीं, क्योंकि सोनिया अब उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके तो कभी अपनी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर। लेकिन उस रात के बाद से बज़दान उसके करीब नहीं जाता था। सोनिया लाख कोशिश करती, लाख उसे अपने हुस्न के जल्बों से बहकाना चाहती, लेकिन बज़दान एक बार गलती कर चुका था, दोबारा करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो गलत राह पर पड़ चुका था। दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करना, शराब पीना अब उसकी आदत बन चुकी थी। वो अपने दिल का गम हल्का करना चाहता था और उसके लिए उसने गलत रास्ता चुना था। घर में साजदा बेगम और समरा उसका इंतजार करते हुए थक जाती, मगर उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। उस दिन जब बज़दान आधी रात को लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुआ, तो आज भी उसने पी रखी थी। वो पूरी तरह नशे में था। साजदा बेगम उसी का इंतजार कर रही थी कि कब वो घर आए और उससे साफ साफ बात करें। ये क्या तरीका है बज़दान? अगर तुम्हें अपनी बीवी के बारे में कोई गलत फहमी हुई है, अगर तुमने किसी से कुछ उल्टा सीधा सुना है, तो बजाय इसके तुम उस गलत फहमी को दूर करो, उससे बात करो। तुमने उसे ही गलत मान लिया। वो अपने बेटे पर बहुत गुस्सा थी। आज उन्होंने ठान लिया था वो उससे बात करेंगी। बज़दान अक्सर उसी वक्त घर आता जब साजदा बेगम सो चुकी होती। न जाने वो ये जानबूझकर करता था या आजकल वो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगा था। मगर आज जब उन्होंने उसे इस हाल में देखा तो वो बहुत परेशान हुई थी। बज़दान तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता था। उसने तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और अब वो शराब भी पीने लगा था। ये कैसे लोगों में उठने बैठने लगे हो तुम? उन्होंने बज़दान को झंझोड़ते हुए कहा। बज़दान उन्हें देखने लगा और फिर बोला, क्या हो गया है आपको मम्मा? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरी कंपनी को, मेरे सारे दोस्तों को, फिर आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? वो उनकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, और आपको मुझसे बात करनी थी। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं होश में नहीं हूँ। मैं बाद में आपसे बात करूँगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कमरे की लाइट जल रही थी और सामने ही समरा बिस्तर पर सो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और कुछ लटें उसके चेहरे के आसपास बिखरी हुई थीं। बज़दान मदहोशी में उसे देखता जा रहा था। समरा का हुस्न किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। देखने में किसी परी जैसी ही लगती थी। अगर बज़दान ने उस दिन उसे समीर के साथ बात करते हुए न देखा होता, अगर उसे समरा और समीर के रिश्ते के बारे में पता न होता, तो वो कभी भी उससे इस तरह दूर न होता, बल्कि वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो चुका होता, उसके हुस्न का कैदी बन चुका होता। मगर अब हालात बदल चुके थे।
अब वो उससे नफरत करने लगा था। वो उसके करीब कैसे जा सकता था? वो लड़खड़ाते हुए उसके करीब बैठा था, अपनी उंगलियों से उसके गालों को छूने लगा। बज़दान के छूने पर समरा हड़बड़ाकर उठी थी। बज़दान को ये नशे में देखकर वो एकदम हैरान हुई थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। आप पीकर आए हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, पीकर आया हूँ। क्या करोगी तुम? कहते कहते वो उसकी ओर झुका था, लेकिन अगले ही पल वो उसकी गोद में लुढ़क चुका था। समरा ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया, उसके सर के नीचे तकिया रख दिया कि तभी बज़दान ने समरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था और वो सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी थी। बज़दान की संगत पर समरा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। अपनी लाल होती आंखों के साथ बज़दान उसे ही देख रहा था और अगले ही पल बज़दान ने उसे खींचकर अपनी बाहों में समेटा था। कुछ देर तक समरा उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो भी तो उसकी संगत चाहती थी, इसलिए चुपचाप खुद को बज़दान के हवाले कर दिया। और उस वक्त नशे में होने की वजह से उससे वो सब कुछ हो गया जो उसने कभी करने के बारे में सोचा तक नहीं था। अगले दिन जब समरा सोकर उठी तो वो बहुत खुश थी, मगर बज़दान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रात के पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे तो उसे एक बार फिर समरा पर गुस्सा आया। जब उसकी नज़र समरा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। उसने समरा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, रात को तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी रजामंदी से हुआ है। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने मुंह में फंसाना चाहती हो, अपनी खूबसूरती से मुझे घायल करना चाहती हो, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा और मेरी ये माँ जो तुम्हारी तरफदारी कर रही है, जब उन्हें तुम्हारे असली रंग का पता चलेगा तो ये भी तुमसे बेइंतहा नफरत करेंगी। समरा जो ये समझ रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, बज़दान अब उसे प्यार करने लगा है, अब उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, उसकी बातें सुनकर वो बुरी तरह डर गई थी। आपको क्या हो गया है? क्यों आपको मेरे बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगी? ना तो मैं आपको धोखा दे रही हूँ और ना ही मैंने पहले कभी आपको धोखा दिया है। मेरा किसी भी मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम तो बस शराफत का नाटक करती हो। दोबारा मेरे करीब आने की गलती भी मत करना, वरना मैं उसी दिन तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो चेतावनी भरे लहजे में बोला तो समरा बस उसे देखती रह गई। गुस्से में वो घर से बाहर चला गया। साजदा बेगम जो सोच रही थी सुबह होते ही उसे सवाल करेंगी, बेबी उसे यूं गुस्से में देखकर चौंक गई। इस लड़के को क्या हो गया है? मुझे लगता है ये पागल हो गया है। 1 महीना बीत चुका था जब एक दिन सोनिया ने उसे शर्माते हुए एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर बज़दान का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सच नहीं हो सकता। और इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन है? वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। सोनिया जो ये सोच रही थी शायद वो इस खबर से खुश होगा। उसे उम्मीद थी अब बज़दान पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सोनिया रोने लगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेला और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा था एक दिन तुम मुझसे शादी करोगे, मगर अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। मेरा क्या होगा बज़दान? बज़दान परेशान हो गया। सोनिया, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अभी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी माँ कभी इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगी। मगर सोनिया गुस्से से तड़प उठी। तुम्हें मुझे अपनाना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुम्हें मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं थी तो ये सब खेल क्यों खेला? बज़दान ने अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से उठकर ऑफिस चला गया। बुरी तरह परेशान था। सोच सोच कर पागल हो रहा था कि सोनिया के साथ अब क्या करे। वो उससे शादी कैसे कर सकता था? माना कि वो उससे प्यार करती थी और दोनों के बीच समझदारी भी थी, मगर वो सोनिया की रंगीन मिजाजी को बहुत अच्छे से जानता था। उसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे और वो ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकता था? समरा से भी तो उसने यही सोचकर शादी की थी कि वो एक शरीफ लड़की है, मगर बाद में उसे उसकी असलियत का पता चला। अब वो अपनी आंखों देखी सच्चाई को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था? वो सोच रहा था इस समस्या से कैसे निकले। कोई ना कोई हल तो होगा इस मुसीबत से बाहर निकलने का। अभी वो इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था जब समीर उसके ऑफिस में आया।
इतने दिनों के बाद समीर को अपने सामने देखकर वो घबरा गया। अरे तुम कैसे हो? उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए समीर से कहा, मगर समीर ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया। पीछे हटो, अब दिखावे की मोहब्बत जता रहे हो। बड़े ही बेवफा हो तुम, शादी करके तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गए, एक बार भी पीछे मुड़कर दोस्त की तरफ नहीं देखा। बस यार, कुछ ऑफिस की भी मजबूरियां होती हैं, वक्त नहीं मिला, वो टालने वाले अंदाज में बोला। समीर उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देखता रहा। वो कुछ पूछना चाहता था, मगर बज़दान का रवैया उसे नज़रअंदाज करने वाला था। तभी समीर ने भी फिलहाल उसे चिढ़ाने का इरादा टाल दिया। अच्छा यार, तुमने मुझे शादी की तस्वीरें तो दिखाई ही नहीं। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ सका क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे अचानक ही उन्हें दुबई लेकर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ। मुझे लगा शायद तुम इस बात से नाराज़ हो कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर सका। तभी ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बज़दान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मैं आंटी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब है। अब बताओ कैसी हैं वो, अब कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं, खुदा का शुक्र है कि समय रहते उनके कैंसर का पता चल गया था, वरना अगर देर हो जाती तो न जाने क्या होता। समीर ने गहरी सांस ली। और तुमने अभी तक मुझे भाभी की तस्वीर तक नहीं दिखाई, ना ही उनसे मेरी बात करवाई। क्या वो बहुत पर्देदार हैं, या फिर तुम ही उन्हें सारी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो? वो अपने उसी मजाकिया अंदाज में बोला जिसे कभी बज़दान बहुत पसंद करता था, मगर अब उसे ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो टालने वाले अंदाज में बोला, जल्द ही मिलवा दूंगा तुम्हें। उसने ये कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। काफ़ी दिनों से मेरी हनी से भी कोई बात नहीं हो रही, समीर अचानक बोला। हनी? हनी कौन? हनी वही लड़की जिससे मैं अब तक बात करता रहा हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार से मैं उसे हनी कहकर बुलाता हूँ। ओह अच्छा। बज़दान के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ था, लेकिन कल मेरी उससे बात हुई। यकीन मानो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। अम्मी से मैंने अभी तक हनी के बारे में बात नहीं की है, वरना वो कहेंगी चलो अभी उसे घर लेकर आते हैं। वो हंसते हुए बोल रहा था, मगर बज़दान का खून गुस्से के मारे खौल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि समरा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बज़दान सोचने लगा, वो अब भी समीर से जुड़ी हुई है। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी ही दोस्त के साथ मैं इसे अपनी ज़िंदगी में और नहीं रख सकता। मैं इसे घर से निकाल दूंगा। तभी समीर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मैंने कल हनी से मिलने जाना है। इस बार उसने खुद मुझे होटल बुलाया है। कह रही थी एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है जो मैंने अब तक तुमसे छुपाई है। एक राज है जो तुम्हें बताना है। समीर की बात सुनकर बज़दान एक पल के लिए सन्न रह गया। तो इसका मतलब ये है वो उससे मिलकर अपनी शादी के बारे में बताना चाहती है। अच्छा, तो ये बात है। वो मुझसे मायूस होकर समीर की तरफ मुड़ गई है और अब उससे शादी करना चाहती है। चलो अच्छा ही है, मेरी भी जान छूट जाएगी, समीर को भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन जब समीर को पता चलेगा हनी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बीवी है, तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या मुझे खुद समीर को ये सब बता देना चाहिए? नहीं नहीं, उसने खुद को संभाला। मुझे अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पहले मुझे समरा को रंगे हाथों पकड़ना होगा, अपनी माँ को उसका असली चेहरा दिखाना होगा। उसके बाद ही समीर और उसके परिवार को सच्चाई बताऊंगा। क्या सोच रहे हो तुम? समीर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। मैं तुमसे इतने समय बाद मिलने आया हूँ और तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। कहीं भाभी के बारे में तो नहीं सोच रहे? बज़दान मुस्कुरा भी न सका। तुम कभी नहीं बदल सकते, हमेशा मस्करे के मस्करे ही रहोगे। हनी भी यही कहती है कि मैं कभी न बदलूं, उसे मेरा यही अंदाज पसंद है, समीर हंसते हुए बोला। मगर बज़दान को तो लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। अपने ही दोस्त के मुंह से अपनी बीवी की बातें कैसे सुन सकता हूँ? तभी उसके क्लाइंट्स मीटिंग के लिए आ गए। बज़दान ने राहत की सांस ली कि किसी बहाने से ही सही समीर से पीछा तो छूटा। बातों बातों में समीर ने उसे बता दिया था वो किस होटल में किस समय हनी से मिलने वाला था, और अब बज़दान ने भी ठान लिया था कि कल उसी वक्त वो अपनी माँ को लेकर वहाँ जाएगा और उन्हें समरा की सच्चाई दिखाएगा। घर आया तो देखा समरा पैकिंग कर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, वो बुला रही हैं, समरा ने कहा। बज़दान के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। जैसे मैं नहीं जानता ये अपनी माँ के घर जाने के बहाने अपने आशिक से मिलने जा रही है। खैर ठीक है, कल इसका खेल भी ख़त्म हो जाएगा। तभी उसके फ़ोन पर सोनिया की कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। सोनिया,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं घर आऊं तो मुझे कॉल मत किया करो। जवाब में उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, मगर तुम बहुत बेवफा हो, बहुत पत्थर दिल, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। बज़दान ने झुंझलाकर आंखें बंद कर लीं। ये लड़की तो मेरे गले ही पड़ गई है। मैं तो बस थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए इसके पास गया था, मगर अब ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? जब वो वापस मुड़ा तो देखा समरा सामने खड़ी थी, आंखों में अविश्वास लिए उससे ही घूरे जा रही थी। एक पल को बज़दान झिझका, कहीं उसने उसकी बातें तो न सुन ली, मगर अगले ही पल उसने कंधे उचका दिए। मुझे से क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी कल इसे हमेशा के लिए इस घर से चले जाना है। अगर ये किसी से कुछ कहती भी है तो भी कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। सारी रात बज़दान जागता रहा। समरा भी सो न सकी। बार बार उसके कानों में बज़दान की बातें गूंज रही थीं। जब उसने बज़दान को फ़ोन पर किसी लड़की से बात करते सुना था, शायद बज़दान को कोई गलतफहमी हुई है, मगर अब उसे लगने लगा कि नहीं, बज़दान जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो किसी और लड़की को पसंद करता है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ये सब कर रहा है। अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझसे शादी ही क्यों की? सोच सोच कर उसका दिमाग थक चुका था और आखिरकार उसकी आंख लग गई। अगले दिन वो बैग उठाकर घर से निकल गई। उसने जमीला बेगम से कहा कि वो कुछ दिन तक अपनी माँ के घर रहेगी। उधर घड़ी में 3 बजते ही बज़दान तुरंत अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंचा। अम्मी चलिए, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी जगह लेकर जाना है। साजदा बेगम किचन में थीं जब बज़दान तेज़ी से अंदर आया और उनका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कपड़े तो बदलने दो, मैं घर के हुलिये में हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अम्मी, जैसी भी हैं चलें, देर हो जाएगी, ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। बज़दान तुम किस तरह की बातें कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? और इतनी तेज़ी से गाड़ी क्यों चला रहे हो? कहाँ जा रहे हो आखिर? वो बुरी तरह घबरा गई थीं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रहीं। जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ पहुँचकर आपको सब पता चल जाएगा। उसके सीधे सपाट लहजे से साजदा बेगम और भी ज़्यादा परेशान हुई। इस लड़के ने मुझे हमेशा परेशान ही रखा है, कोई काम ठीक से कर ले ये मुमकिन ही नहीं, किसी बात का सीधा जवाब भी नहीं देता। बज़दान उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां उसे जाना था। उसने समीर को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल कट कर दी। तो बज़दान ने दोबारा से कॉल मिलाई। क्या है यार, मैं इस वक्त हनी के साथ हूँ। कहाँ हो, किस रेस्टोरेंट में? समीर ने रेस्टोरेंट का नाम बताया और बज़दान संतुष्ट होकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। एक कोने में रखी टेबल पर उसने समीर को देखा, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके साथ एक लड़की बैठी थी जिसकी पीठ साजदा बेगम और बज़दान की ओर थी। लड़की ने बहुत मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, बाल खुले थे और दुपट्टा एक कंधे पर पड़ा हुआ था। बज़दान तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो मेरा शक सही था, समरा समीर से ही मिलने आई थी और इस हाल में बैठी है। चलो अच्छा हुआ, अम्मी इसका असली चेहरा भी देख लेंगी। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि इस लड़की के कितने रूप हैं। बज़दान उन दोनों के पास पहुंचा। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा तो दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। समीर के चेहरे पर हैरानी थी, जबकि सामने बैठी लड़की के चेहरे पर घबराहट। वो बज़दान को देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उधर बज़दान भी उसे देखकर चौंक गया। ये तो समरा नहीं है, लेकिन ये चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये लड़की कौन है? तभी उसे याद आया, उसने इस लड़की को समरा की शादी में देखा था और वो उनके घर भी 2-3 बार आ चुकी थी। तभी साजदा बेगम ने आगे बढ़कर कहा, अरे सोनिया, तुम कैसी हो बेटा? साजदा बेगम ने उसे पहचान लिया था। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, जबकि उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और घबराहट साफ झलक रही थी। समीर भी हैरानी से दोनों को देख रहा था और बज़दान का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये लड़की कौन है? बज़दान, तुम आंटी को यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्यों? समीर ने झुंझलाकर पूछा। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं हनी के साथ यहाँ मौजूद हूँ और मुझे नहीं पता था तुम लोग हनी को जानते हो। आंटी को तो लगता है हनी से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले बज़दान कुछ बोलता, साजदा बेगम ने खुद ही बात संभाली। ये मेरी बहू की कज़िन है, उसकी दोस्त भी है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत मिलनसार, मुझे बहुत पसंद है। फिर उन्होंने समीर से पूछा, लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? अब समीर इसका क्या जवाब देता? वो गुस्से से बज़दान को घूरने लगा। बज़दान को जैसे होश आया, उसने अपनी माँ का बाजू पकड़ा और उन्हें बाहर ले आया। तो मुझे ये लड़की दिखाने यहाँ लाए थे? साजदा बेगम ने शक से पूछा।
लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। नहीं अम्मी, मैं आपको किसी और से मिलवाने लाया था, मगर वो आया ही नहीं। बज़दार ने बात टाल दी। अब वो उन्हें क्या बताता, वो खुद भी बुरी तरह उलझ गया था। ये आखिर क्या हो रहा था? बज़दार जिसे हनी समझ रहा था, वो तो रूमी थी, जबकि वो तो समरा से प्यार करता था। फिर ये रूमी बीच में कहाँ से आ गई? जब वे वहाँ से बाहर निकले तो साजदा बेगम बोली, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो रास्ते में ही समरा का घर पड़ता है, चलो उसके घर चलते हैं। उसकी माँ काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि तुम कभी उनके घर आए ही नहीं, आज आ गए हो तो चलो चलते हैं। जब भी घर पहुंचे तो समरा आंगन में झूले पर बैठी थी। वो आसमान की ओर देख रही थी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। उस वक्त वो किसी भटके हुए देश की मुसाफिर लग रही थी। बज़दार ने उसे पहली बार गौर से देखा। अब तक जब भी वो उसे देखता था उसकी नज़रों में गलतफहमी और बदगुमानी होती थी, लेकिन आज उसकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी। समरा ने उन दोनों को देखा तो चौंक गई। आप लोग? अचानक से वो एकदम घबराई थी। बस मेरा अपनी बेटी से मिलने का दिल कर रहा था। तुम्हारे बिना घर एकदम सूना सूना लगता है। हालांकि सिर्फ एक ही दिन हुआ है तुम्हें वहाँ से गए हुए, लेकिन खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लेने आई हूँ। बज़दार भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान और उदास था। ये सुनकर समरा ने अविश्वास से बज़दार की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे के भाव भी पहले से बिल्कुल अलग थे। वो बहुत प्यार से समरा को देख रहा था। सारी गलतफहमियों के बादल छट गए थे, बल्कि बज़दार अब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने बेकार में ही समरा का दिल दुखाया, उस पर शक किया। समरा तो इस बदलाव पर हैरान रह गई थी। कहाँ तो एक दिन पहले तक बज़दार उसे लेकर बेजार रहता था, किसी और लड़की से बातें कर रहा था, और कहाँ अब उसके दिल में समरा के लिए अचानक से मोहब्बत जाग उठी थी। समरा जितना हैरान होती उतना कम था। वापसी पर साजदा बेगम उसे घर ले आई। वो भी नोट कर रही थी कि आज बज़दार का रवैया बहुत बदला हुआ था। बार बार उसका झुकाव समरा की तरफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार झलक रहा था। और यह हनी वाला क्या चक्कर था? इसका जवाब तो सिर्फ समीर ही दे सकता था। शाम को जब बज़दार समीर के पास गया तो वो गुस्से से उसे बुरा भला कहने लगा। तुम्हें बताया था कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, फिर आंटी को वहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? और क्या तुक बनती थी? वो बनावटी गुस्से से बोला। बज़दार गहरी आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बज़दार की गंभीरता देखकर समीर भी चौंक गया। हाँ बताओ, क्या बात है? बज़दार ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे ये बात बताओ, ये हनी कौन है? ये सुनकर समीर ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हनी कौन है, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। अरे ये वही तो है रूमी, जो भाभी की कज़िन भी है और उनकी दोस्त भी। बज़दार की आंखें संकरी हो गईं। ये तो ठीक है, मगर मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछो ना, आखिर इतना परेशान क्यों हो? क्या मेरी नाराज़गी से डर रहे हो? अरे ऐसा मत सोचो, तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग सकती। बज़दार ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट गया था तब जो लड़की थी वो कोई और थी। तुमने कहा था वही हनी है, और आज ये जो लड़की थी ये तो रूमी थी। दोनों में असली हनी कौन है? ये सुनकर समीर जोर से हंस पड़ा। उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह धोखा खा गया था। मैं भी यही समझ रहा था यही हनी है, मगर बाद में उसने बताया कि वो हनी नहीं थी। असली हनी तो वो दूसरी लड़की थी जो उसके साथ बैठी थी। वो तो उसकी कज़न थी जिसकी अब शादी भी हो चुकी है। समीर हंसते हुए बोला, हनी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना मोबाइल उसे पकड़ा दिया था और मैं भी बेवकूफ़ बन गया। बाद में सब सच पता चला तो मैं बहुत हंसा। वैसे वो लड़की भी बहुत प्यारी थी। बज़दार का दिमाग घूम गया। उसने और कुछ नहीं सुना, वहाँ से उठकर एक कोने में जाकर बैठ गया। समरा की इसमें क्या गलती थी? गलती तो उसकी थी जिसने बिना जाने बिना सच जाने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मुझे समरा से ये बात साफ करनी चाहिए थी। उससे पूछना चाहिए था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच भी है या नहीं, मगर उसने कभी पूछा ही नहीं। उसने उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया, सीधे उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब वो किस मुंह से उससे माफ़ी मांगेगा? कैसे कहेगा उसे सिर्फ एक गलतफहमी थी? घर पहुंचने पर वो बहुत परेशान था। साजिदा बेगम ने उसे गुस्से से देखा। बज़दार, आज मैं तुमसे दो टूक बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। रात रात भर घर से बाहर रहना, आधी रात तक लौटना, अपनी बीवी को नज़रअंदाज करना और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाना। तुमने आखिर उसे क्या सोचकर बदचलन कहा? बज़दार की सांसें थम गईं। तुम जानते भी हो वो कितनी अच्छी लड़की है।
उसके माँ बाप ने कितनी अच्छी परवरिश की है उसकी। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हें इतनी नेक बीवी मिली और तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। साजदा बेगम ने गहरी सांस ली। आखिर किसने तुम्हें समरा के खिलाफ भड़काया? क्यों तुम्हें ऐसा लगा वो गलत थी? बज़दार ने सिर झुका लिया। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी और अब वो भी दूर हो गई है। और फिर उसने बिना कुछ छुपाए अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। साजदा बेगम तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। तुम्हें ये बात पहले ही समरा से साफ करनी चाहिए थी, मगर तुमने तो बिना सुने बिना समझे सीधे उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे बताते, मैं खुद उससे पूछती। उन्होंने गुस्से से कहा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बातों से उसका कितना दिल दुखा होगा? इसी बीच समरा ने उनकी बातें सुन ली। उसे समझ आ गया बज़दान को किस बात पर गलतफहमी हुई थी। उसने राहत की सांस ली। खुदा का शुक्र है मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, वो मन में सोचने लगी। उस दिन जो कुछ मैंने रूमी के कहने पर किया था वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं अब तक खुद को कोस रही थी कि मैं उसके साथ क्यों गई, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र इस बात का था कि बज़दान ने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया। अगर उसने कुछ गलत कर दिया होता तो वो सारी ज़िंदगी सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाती। लोग तो हमेशा औरत को ही गलत ठहराते हैं। जब बज़दान कमरे में आया तो बहुत शर्मिंदा था। समरा देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। ये मेरी ही गलती थी। मुझे तुमसे ये बात साफ करनी चाहिए थी, मगर मैं इतना गुस्से में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समरा ने उसकी आंखों में देखा। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा झटका थी। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही समझता। बज़दान ने गहरी सांस ली। मुझे माफ़ कर दो समरा। समरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गलती मेरी भी थी, मुझे रूमी के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। बज़दान ने अपना सर थाम लिया। नहीं, तुम ऐसी बातें मत कहो। ये कहकर तुम मुझे और भी शर्मिंदा कर रही हो। अब मुझे यकीन हो गया है मेरी बीबी ऐसी नहीं है। अगर तुम और कुछ कहोगी तो मुझे अपने किए का और ज़्यादा पछतावा होगा। कहते कहते उसने समरा को अपनी बाहों में समेट लिया। वो खुश था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अब ठीक चलने लगी थी। मगर सोनिया, जो कुछ वो सोनिया के साथ कर चुका था उसकी वजह से वो अब भी परेशान था। सोनिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस परेशानी से कैसे निकलूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोनिया तो अब भी हर दूसरे दिन उसे कॉल कर रही थी। सोनिया रो रो कर उसे मिलने बुलाती। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि सोनिया को लेकर अस्पताल जाएगा और डॉक्टर से बात करेगा कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पा सकता है। लेकिन ये बात सोनिया को पता नहीं चलनी चाहिए। जब वो सोनिया के घर पहुंचा तो वो बहुत रो रही थी, परेशान थी, मगर उसे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाना चाहता हूँ, डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। बज़दान की दो टूक बात सुनकर वो तो अबाक रह गई थी। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना और मुझे इससे छुटकारा भी नहीं पाना। तुम मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहते बज़दान? तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर अब क्या हो गया? सोनिया देखो, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उस दिन भी तुम पहले मेरे करीब आई थी। मैं नशे में था, बहक गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम भी मेरी दोस्त बनना चाहती थी और मैं भी कुछ चीज़ों से बचने के लिए तुम्हारे साथ था। तुम्हें अपनी दोस्त मानता था, तुम्हारे साथ अपना गम हल्का करना चाहता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर बच्चे पैदा करूं। ये गलत है सोनिया। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया है बज़दान। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं बनने दूंगी। ये सब बात की बातें हैं, पहले तुम्हें मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। मगर सोनिया अस्पताल जाने से डर रही थी। बज़दान ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाकर अस्पताल ले गया। पूरे रास्ते सोनिया सोचती रही कि अब क्या होगा, और वही हुआ जिसका उसे डर था और जिसका अंदाज़ा बज़दान को बिल्कुल भी नहीं था। जब बज़दान ने डॉक्टर से सबसे छुटकारा पाने की बात की तो डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, 4 महीने बीत चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बज़दान तो ये सब सुनकर जैसे सन रह गया था। वो तो बस पिछले 1 ही महीने से सोनिया से मिल रहा था। इसका मतलब सोनिया ने उसे झूठ बोला था। सोनिया नजरें चुराने लगी। बज़दान ने गुस्से में उसे घूरा और वहां से जाने लगा, मगर सोनिया ने उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो बज़दान, मैंने तुमसे झूठ बोला, मगर ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई और मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी ओर से मायूस होकर टोनी की तरफ चली गई थी, ये सोचकर शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं,
मगर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में लौटे तो मुझे लगा अब मुझे तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये सच पहले बताना चाहती थी, मगर डरती थी तो मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। बज़दार ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं, और अब मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करती हो और क्या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाते जाते वो उसके हाथ पर एक मोटी रकम रख गया। ये चेक लो, तुम शादी करो या इसे किसी और के हवाले करो, ये तुम्हारी समस्या है, मगर अब मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। बज़दार गुस्से में वहाँ से चला गया, जबकि सोनिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि समीर ने बज़दार को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई कि वो रूमी से शादी कर रहा है। रूमी के माँ बाप भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, और अब दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी भी तय हो रही थी। समरा ने रूमी की शादी में बस औपचारिकता ही निभाई थी। शादी के बाद भी जब जब रूमी उससे मिली तो वह बस सरसरी से अंदाज में ही मिली थी। पहले जैसी गर्मजोशी और प्यार अब उसके व्यवहार में नहीं था, और उसकी वजह यह थी कि रूमी की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ते पड़ते बची थी, और उसी की वजह से उसका पति उस पर शक करने लगा था। खुदा का शुक्र था अब सब ठीक हो गया था, मगर अब वो कभी भी रूही के साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकती थी। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। पहले भाग को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।